नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नियाजी राज में महंगाई की मार है, पाकिस्तान की पब्लिक परेशान है और मुल्क के वजीर आजम का कहना है महंगाई ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। वो चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। जब बात महंगाई की आती है तो इमरान खान दुनिया के सामने कंगाल मुल्क की बदहाल इकोनॉमी का रोना रोते हैं, और जब नाकामी का आरोप लगाकर सियासी विरोधी निशाना साधते हैं तो इमरान खान धमकी पर उतर जाते हैं, नेशनल टीवी पर खतरनाक हो जाने की बात करने लगते हैं। आखिर नियाजी की असल परेशानी क्या है? आवाम पर महंगाई की मार जो पड़ रही है, या पीएम की कुर्सी पर लटकती खतरे की तलवार? इस स्पेशल रिपोर्ट में पाकिस्तान का कर्ज, इमरान के खौफ का मर्ज, महंगाई और इमरान की धमकी वाले बयान का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। जिनके वोट का नाम लेकर तुम इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे हो, इन अवाम का क्या गुनाह है कि आज तुमने कौम के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़कर रखी। बौखलाए नियाजी धमकी पर उतरे। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। इमरान का डरावना बयान, पाकिस्तान में आया तूफान। उन्होंने ललकारा अपोजिशन को है या किसी और को कहा है कि अगर मैं सड़कों पर आऊंगा, आ गया। नियाजी की नींद उड़ी, किसने किया ये काम? सबसे बड़ा मेरे लिए अगर आप कहना कि एक चीज जो मुझे कई दफा रातों को जगाती है, वो सिर्फ महंगाई है। लाइव शो में इमरान कभी शोला बने, कभी शबनम। पाकिस्तान के वजीर आजम की नींद क्यों उड़ गई है? किस चिंता ने इमरान खान का चैन छीन लिया है? किस खौफ ने इमरान खान को अंदर से बौखला दिया है? इतना बागी, इतना इंतकामी बना दिया है कि वो सीधी धमकी देने पर मजबूर हो गए। किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा खबरदार करना चाहता हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सब ने मिल के, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए, बाकी भी उधर जा रहे होंगे। सुना आपने, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सबसे नई धमकी है, विपक्ष को खुली चुनौती है। इमरान खान का यह बयान इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है, पाकिस्तानी अवाम में चर्चा का विषय बना हुआ है। इमरान खान का कहना है कि अगर पीएम पद छोड़ने को मजबूर किया तो खतरनाक हो जाऊंगा। अगर मैं सड़कों पर आ गया तो विपक्ष को छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान के टारगेट पर है पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पीडीएम, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। सिर्फ एक सवाल पर इमरान खान आखिर इतने आग बबूला क्यों हो गए? क्यों सत्ता से सड़क तक उतरने की बात करने लगे? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। एक ही वक्त पर कभी धमकी और कभी दुखड़ा क्यों रो रहे हैं इमरान खान? कंगाल मुल्क के सुल्तान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? इसे सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले नियाजी की धमकी वाले एपिसोड को समझ लीजिए। हुआ ये कि पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर आम जनता के लाइव ऑन एयर कार्यक्रम में इमरान खान अपने अवाम के सवालों का जवाब दे रहे थे। पब्लिक अपने वजीर आजम से सवाल पूछ रही थी। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई, और इमरान खान एक एक करके उनके जवाब दे रहे थे, या ये कहें कि कंगाल मुल्क की बदहाली का रोना रो रहे थे। इसी बीच एक शख्स ने इमरान से पीडीएम के मार्च को लेकर सवाल कर दिया। पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम, और अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च वाले काम वाला सवाल सुन इमरान खान बुरी तरह से बिफर पड़े। गुस्से में आग बबूला हो गए। इमरान का पारा इतना हाई हो गया कि धमकी देने पर उतारू हो गए। इमरान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अपोजिशन इस वक्त प्लान कर रही है लॉन्ग मार्च का 23 मार्च को,
तो इस हवाले से क्या है कि चीनी की सूरत हाल है मुल्क में, और इस हवाले से अवाम में भी एक किस्म की घबराहट जो है वो की जा सकती है। तो हुकूमत का इस हवाले से क्या जो है इकदाम हैं और क्या प्लान इसके लिए हमने किया है, और हमें अब गवर्नमेंट इस चीज पे परेशान है या नहीं, तो हम इसका क्या हल करेंगे? देखें, क्या नया काम करेंगे जो ये 3 साल से नहीं किया। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आज आ रहे हैं तो कभी कोई बेरोजगार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट, कभी कोई कुछ कहता है। अब गई जी गवर्नमेंट, कल गई, परसों गई, और ये पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, पब्लिक को एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निकाला था, और अल्लाह का करम है कि जो पब्लिक निकली है वो मेरे साथ निकली है। कभी भी मीनार पाकिस्तान को किसी पार्टी ने 4 दफ़ा नहीं भरा। इन सारी 11 पार्टीज़ के गुलदस्ते ने पूरी कोशिश की, मीनार पाकिस्तान नहीं भरा। 4 दफ़ा मीनार पाकिस्तान भरा। इससे क्या साबित होता है? पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। अब आगे बढ़े, उससे पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बारे में जान लीजिए। आखिर पीडीएम इमरान के लिए मुसीबत का सबब क्यों बना हुआ है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक गठबंधन है। इस गठबंधन में करीब 1 दर्जन पार्टियां शामिल हैं। पीडीएम के अध्यक्ष मुखिया मौलाना फजलुर रहमान हैं, जो जमीयत उलेमाए इस्लामी फजली के मुखिया हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को अक्षम और नाजायज करार दिया है। फजलुर रहमान ने पाकिस्तान को इमरान खान से छुटकारा दिलाने का ऐलान किया है। पीडीएम का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत में सेना की दखल कम होनी चाहिए। पीडीएम का आरोप है कि इमरान खान सेना के हाथों की कठपुतली है। चुनाव में गड़बड़ी करके इमरान खान को पीएम बनाया गया था। इससे पहले भी फजलुर रहमान इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, लेकिन उस वक्त भी उनकी कोशिशें रंग नहीं लाई। लेकिन इस बार इमरान खान को उनके जंगे ऐलान ने अंदर से परेशान कर दिया है, इसलिए वो धमकी दे रहे हैं। सड़क पर उतरकर पीडीएम को सियासी सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, और इसे लेकर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में चटखारे लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। बाहर आके मैं फिर आराम से नहीं बैठूंगा, और जो उनके अल्फाज होते हैं कि मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। अब सवाल ये कि ये धमकी उन्होंने किसको दी है? अपोजिशन को। तो अपोजिशन को तो ये धमकी बनती नहीं है, क्योंकि अगर वो इक़्तिदार से बाहर जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि अपोजिशन पर आके उनकी जगह पे बैठेंगे, तो ये तो फिर अपोजिशन का जीना हराम नहीं कर सकते। और वो तो माजी में हमने देखा भी है। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा ही होता है। जब किसी वजीर आजम के जाने का वक्त आता है तो उसके खिलाफ सियासत तेज हो जाती है। लगता है इमरान खान भी अब उसी ट्रैप में फंस गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान से ही सवाल उठने लगे हैं, बतौर पीएम नियाजी खान अब कितने दिनों के मेहमान हैं? आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो मुझे तो नहीं समझ आई, मेरे सीनियर्स ही मुझे बताएंगे कि ये इन्होंने ललकारा अपोजिशन को है या किसी और को कहा है कि अगर मैं सड़कों पर आऊंगा, आ गया, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपोजिशन में नहीं रहना चाहते? क्यों जी? आप जमहूरियत पे बिलीव नहीं करते, आप डिक्टेटरशिप पे बिलीव करते, आप जमहूरी अंदाज से इलेक्ट नहीं होना चाहते? अगर अब आपको तो कहना यह चाहिए था कि मैं अवाम की खिदमत में इतना करूंगा कि आने वाला इलेक्शन भी मेरा होगा और इंशाल्लाह मैं हुकूमत में आऊंगा। आपने तो डायरेक्ट थ्रेट दिया है, जो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है। वजीर आजम को फौज का लाडला कहा जाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब सिर पर चुनौतियों की तलवार लटक रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इमरान अपनी हुकूमत के एक एक दिन गिन रहे हैं। पिछले 7 दशक में पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। मौजूदा इमरान सरकार को बने 4 साल पूरे होने वाले हैं। पाकिस्तान में ऑफिशियली अगला इलेक्शन 2023 में हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की तरह वक्त से पहले इमरान की भी विदाई तय है? क्योंकि पाकिस्तान में चर्चाएं हैं, यहाँ तक कि विपक्षी नेताओं का कहना है कि इमरान का बोरिया बिस्तर समेट दिया गया है। अगर उन्होंने विरोध किया तो जेल भी तैयार है। तो क्या इमरान खान की हालिया धमकी की असली वजह यही है? इमरान खान की वजीर आजम की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और इसी वजह से वो अपने विरोधियों को टारगेट पर ले रहे हैं। यहाँ तक कि बर्बाद हुकूमत मिलने का रोना रो रहे हैं। महंगाई इस वक्त दुनिया का फिनोमेना है। सईदा प्लीज आप मेरी जरा गौर से बात सुन लें कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, 2 किस्म की महंगाइयाँ हुई।
एक तो जब हमें हुकूमत मिली तो क्योंकि हमारा हम जो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो दुनिया से चीज़ें ख़रीद रहे थे, उसमें इतना बड़ा खसारा था कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो हमें मिला तकरीबन 20 अरब डॉलर का। उसका मतलब क्या हुआ कि सारा प्रेशर रुपए पे पड़ गया, क्योंकि डॉलर कम हो गए, डॉलर की आखिर में कीमत ऊपर जानी थी। हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे कि हम मार्केट में फेंक के वो डॉलर की कीमत नीचे रखते। तो जब हमारे ऊपर सारा बोझ पड़ा तो रुपया जब गिरा, जब रुपया गिरता है तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं महंगी हो जाती हैं। तो पहला तो लहर महंगाई की तबाही। विपक्ष की घेराबंदी के साथ ही इमरान खान की सबसे बड़ी मुश्किल महंगाई बन गई है। पाकिस्तान की जनता महामारी के दौर में बढ़ती महंगाई का भी सामना कर रही है। पाकिस्तान में महंगाई का आलम यह है कि खुद प्रधानमंत्री इमरान खान भी पाकिस्तान की कंगाली का रोना रो रहे हैं। मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मुल्क में किस तबके के ऊपर क्या गुजर रही है। तो मैं आपको फिर से ये कह दूं कि ये सबसे बड़ा मेरे लिए, अगर आप कहना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है, वो सिर्फ महंगाई है। सुना आपने इमरान खान कैसे अपनी बेबसी जाहिर करते हुए महंगाई का सच बयां कर रहे हैं। इमरान खान ने यहां तक कह दिया कि महंगाई के बारे में सोच सोच कर उनकी रातों की नींद उड़ गई। हालांकि इमरान ने बढ़ी महंगाई के पीछे कोरोना महामारी को वजह बताया। पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर एक ही पल में इमरान खान का ये बदला बयान उनके कंफ्यूजन को भी दिखाता है। कैसे पहले वो महंगाई को बहुत ही बड़ी समस्या बताकर रातों में जगाए रखने की बात करते हैं, दूसरी ओर चंद मिनट के बाद ही इसे इंटरनेशनल प्रॉब्लम करार देकर अपना पल्ला भी झाड़ ले रहे हैं। ये दूसरा ये महंगाई का जो आप आज बात कर रहे हैं ना कि साल पहले और अब में क्या फ़र्क है, मैं ज़रा आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये अब एक कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है मुलव्वस इस महंगाई में। वजीर आजम का यह बयान बता रहा है कि इमरान खान की तब्दीली सरकार 4 साल पूरे करते करते ही खटारा हो गई है। 2022 का चैलेंज देखकर ही कप्तान हाँफ रहे हैं, जबकि 2021 की चुनौतियों का बैकलॉग अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बहुत महंगाई है बेटा, बहुत महंगाई है, क्या करे, कहाँ जावे। मैं तो कभी झप मार के मर जाऊंगी गिलेरी से। नवाज शरीफ ने खाया, जरदारी ने खाया, सब ने खाया, इमरान खान भी खा रहा है। नया पाकिस्तान क्या बनेगा? तूने तो उल्टा कर डाला है। महंगाई को लेकर लोगों के जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, उसे देखकर एक बात साफ है, पाकिस्तान की हालत बहुत ही खस्ता हाल हो गई है। पानी पीकर भूख मिटाने की नौबत आ गई है। आटे, घी और तेल की महंगाई तो थी ही, मगर इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की सबसे बड़ी टेंशन है चिकन, क्योंकि इमरान ने उनसे ये भी छीन लिया और अब सब मिलकर अपने कप्तान पर टूट पड़े हैं। एक सैंपल देखिए। पाकिस्तान में नॉर्मल लंच थाली की कीमत बढ़कर 460 रुपए हो गई है। फास्ट फूड के साथ खाने की थाली की रेट 730 रुपए तक पहुंच गई है। आधा किलो बोनलेस चिकन का दाम बढ़कर 234 रुपए हो गया है। इसके साथ ही 1 दर्जन अंडे खरीदने के लिए पाकिस्तानियों को 168 रुपए खर्च करने होते हैं और तो और 1 लीटर दूध के लिए 123 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में इमरान खान का मशहूर डायलॉग आपने घबराना नहीं है, अब खुद उन्हीं के लिए मुसीबत बन गया है, जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है। वो कहते हैं हर चीज़ सस्ती है, दुनिया आपकी मैशत उसी जगह खड़ी हुई है जहाँ पर आपकी दुनिया की दीगर मुल्कों की मैशत खड़ी हुई है। आपके से बांग्लादेश आगे जा रहा है, आपसे इंडिया आगे जा रहा है, आपसे श्रीलंका बेहतर तौर पर निपटा, नेपाल, आप तो साउथ एशिया में अपने ही रीजन में सबसे पीछे हैं। आपके हालात तो इतने ख़राब हैं और आप फिर इतने लंबे दावे करते हैं। आपके वज़रा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खा पी कर आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। मुल्क की हालत बहुत ख़राब है, मुल्क बहुत बदहाली का शिकार है। साहब वो ये कह रहे हैं कि आलमी मार्केट में 10% कीमतें बढ़ी हैं, हमने तो सिर्फ 2% बढ़ाई हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया है, उन्होंने बम मारे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जब से इमरान ने कुर्सी संभाली है, महंगाई वाले मोर्चे पर उन्होंने मुंह की खाई है। जहां 1 किलो चिकन की कीमत 500 रुपए के पार पहुंच गई हो, 1 किलो चीनी 100 के पार पहुंच चुका हो, 20 किलो के आटे का बैग 1400 रुपए में मिल रहा हो, तेल, घी और सब्जियों की कीमतों में आग लगी हो, खाने पीने की चीजें आम लोगों के बजट से बाहर हो गई हो, तो पब्लिक का गुस्सा बनता ही है। गुस्साई अवाम और क्या क्या सुना रही है, इसे भी सुन लीजिए। कुछ नहीं आई, तब्दीली आई, गरीबों पे आफत आई है। बोला तब्दीली लाएंगे, गरीबों पे आफत आएगी। ये गरीब भूखे मर रहे बच्चे। कुछ भी नहीं मिल रहा, पागल बनाया जा रहा है, वो अपना सीधा कर रहे हैं सब।
1 करोड़ नौकरियां का नमून मिला था, वो भी पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने, बोला ये और बेरोजगार कर दिया लोग। पाकिस्तानी आवाम को एक तरफ महंगाई मार रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के हुक्मरान हर दिन या तो कर्ज ले रहे हैं या लेने का प्लान बनाते रहते हैं या फिर कटोरा लेकर किसी मुल्क के सामने खड़े रहते हैं। अब तो चीन ने भी पाकिस्तान को लोन देने से तौबा कर लिया है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक मुल्क पर 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान ने चीन, यूएई, सऊदी अरब, वर्ल्ड बैंक, IMF से कर्ज लिया हुआ है। इमरान सरकार की कंगाली का आलम यह है कि एक डॉलर के लिए वो दुनिया को दुआएं दे रही। पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। अगर उसने समय पर लोन वापस नहीं किया तो उसे दिवालिया भी घोषित किया जा सकता है। इसके बावजूद हालात सुधरने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि इमरान सरकार की हालत आमदनी 98 और खर्चा 5 रुपया वाली है। इसी वजह से जनता जब महंगाई वाले सवाल करती है तो इमरान नींद की दुहाई देने लगते हैं। कई दफा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। और जब विपक्ष बगावत की आवाज बुलंद कर रहा होता है तो इमरान खतरनाक होने की धमकी देने लगते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। और बात कर लेते हैं दुनिया पर मंडराते विश्व युद्ध के खतरे की। कोरोना काल में रूस और यूक्रेन के बीच तलवारें खिंच गई हैं। रूस की सेना यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं ईरान के उकसावे पर हुती विद्रोहियों ने अबू धाबी पर हमला करने की कोशिश की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात यमन में अशांति फैलाने वाले हुती विद्रोहियों के खिलाफ जंग का आगाज कर सकता है। मतलब ये कि 2 मोर्चों पर युद्ध छिड़ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। पूर्वी यूरोप से आई महायुद्ध की आहट। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना की दस्तक। यूएई पर हमले से मच गया हड़कंप। या 2 मोर्चों पर छिड़ने वाली है जंग। दुनिया पर एक बार फिर महायुद्ध का संकट मंडराने लगा है। दुनिया के तमाम देशों को एक बार फिर तबाही का सबब बनने वाली जंग का खौफ सताने लगा है। कहीं सीमा विवाद एक बड़े संग्राम की बुनियाद रखता नजर आ रहा है, तो कहीं चरमपंथी विचारधारा युद्ध का कारण बनती दिख रही है। पूर्वी यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया तक जंग की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। तो सबसे भयानक स्थिति बन रही है यूक्रेन और रूस के बीच। रूस ने पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के साथ लगती अपनी सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया। रूस ने फरवरी में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए बेलारूस में सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। बेलारूस की सीमा यूक्रेन और रूस दोनों से लगती है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। Well, military option is definitely on the table of President Putin. He's considering it, but we have all the possibilities to deter him from resorting to this option. यूक्रेन को इस बात का डर सता रहा है कि रूस उस पर जंग थोप सकता है, तो उसका ये डर लाजमी भी है, क्योंकि
अमेरिका यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित अपने दूतावास को खाली करा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है और यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को देश लौटने की सलाह दी है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर की माने तो रूस ने भी अपने राजनयिकों और उनके परिवार वालों को देश वापस बुला लिया है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का संबंध है, तो अगर आप प्रेसिडेंट पुतिन की बातें माने या रशियन गवर्नमेंट की बातें पे विश्वास करें तो वो कहते हैं कि वो यूक्रेन में नहीं जाना चाहते, युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस हैं, उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो नेटो, आप जानते हैं, या यूरोपियन यूनियन कहिए या अमेरिकन की कोशिश कर रहा है। You'd really have to ask President Putin. It's ultimately going to be President Putin who decides what Russia will do. But here's where we are. Based on what we've heard in the last couple of weeks, we will put in writing both some deep concerns that we and other allies and partners have about Russia's actions, not just with regard to Ukraine, but more broadly when it comes to things that it does that threaten security. We'll address some of the concerns that Russia has raised with us, and we'll put some ideas on the table for how we might actually strengthen each other's sense of security. रूस और यूक्रेन के बीच जंग की संभावना प्रबल होती जा रही है। अमेरिकी सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में भी ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पर मौजूद है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर खतरनाक हथियारों का जखीरा भी तैनात कर दिया है। लेकिन सवाल ये कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग की नौबत क्यों आई? क्यों अमेरिका को रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में कूदना पड़ा? क्यों अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को अपने रूसी समकक्ष से मिलना पड़ा? दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की कई वजहें। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की पहली वजह क्रीमिया प्रायद्वीप है, जो कभी यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। इसे साल 2014 में रूस ने यूक्रेन से अलग कर दिया था। तभी से इसे लेकर दोनों में जबरदस्त तनाव है। यूक्रेन इस क्षेत्र को वापस पाना चाहता है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा रूस ही है। इस मुद्दे पर अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ है, तो वहीं रूस अलग थलग है। इस विवाद में दूसरी वजह अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन भी बन गई। इसके जरिए रूस जर्मनी समेत यूरोप के दूसरे देशों को सीधे तेल और गैस सप्लाई कर सकेगा, लेकिन इससे यूक्रेन को जबरदस्त वित्तीय नुकसान उठाना होगा, क्योंकि अब तक यूक्रेन के रास्ते यूरोप को जाने वाली पाइपलाइन से यूक्रेन को कमाई होती आई है। यूक्रेन और रूस के बीच विवाद की तीसरी वजह यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की मंशा है। अमेरिका भी चाहता है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने। वहीं रूस ने यूक्रेन से इस बाबत लीगल गारंटी तक मांगी है कि वो कभी नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। कारण सीधा सा है कि नेटो एक्सपेंशन का रशिया विरोध करता है और वो अपनी सिक्योरिटी उससे कंप्रोमाइज़ हो जाएगी उसकी, और वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। मेन डिमांड उनकी जो है यही है कि आगे से वो नहीं कोई भी ऑफेंसिव इक्विपमेंट जो नेटो का है वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, उसकी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं करेंगे। इसीलिए पुतिन ने एक बड़ी लिस्ट जो है अपनी डिमांड्स की अमेरिका को दी है। रूस और यूक्रेन के बीच संभावित युद्ध की आशंकाओं के बीच समूचे यूरोप में हाई अलर्ट जैसी स्थिति है। यूरोप और अमेरिका के बीच इस तनाव को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी हैं। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा होने और पूरी मदद करने का वादा भी कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करने की गलती करता है तो उसे आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वो ये भी कह चुके हैं कि किसी भी सूरत में नेटो सैनिकों को यूक्रेन नहीं भेजा जाएगा। जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और नेटो को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि वो नेटो का विस्तार करने के बारे में सोचे भी नहीं। अमेरिका मेनली क्या है कि वो रूस को बड़ा अपना एडवर्सरी मानता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम से देखा आपने कि उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश किया था। अभी बाइडेन साहब ने भी बातें करी हैं, अभी वो चाहते हैं कि डिप्लोमेसी के थ्रू करें, लेकिन वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि ये लगता है कि रूस के पास कोई ऑप्शन ही ना बचे और वो यूक्रेन के अंदर जाएं और उसके बाद में उनके ऊपर और सैंक्शन लगाए जाएं। तो लेकिन ये अमेरिका भी जानता है और रूस भी जानता है, दोनों ही इस बात को जानते हैं कि ये युद्ध जो है बिल्कुल इन्फ्रक्शस है, इसमें किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला, सबका नुकसान ही होने वाला है।
खासतौर से पुअर गरीब यूक्रेनियन। यूक्रेन को 30 साल पहले सोवियत संघ के विघटन के बाद आजादी मिली थी। वो तब से अंदरूनी विभाजनों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो यूरोपीय देशों के संगठन का हिस्सा बनकर अपनी साख बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन रूस के साथ तनातनी उसकी तमाम कोशिशों पर पानी फेर सकती है। यूरोप के साथ पश्चिम एशिया में भी युद्ध की आग धधकने लगी। खाड़ी के देशों यमन से चरमपंथियों का विद्रोह संयुक्त अरब अमीरात को अपनी गिरफ्त में लेता दिखाई दे रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर सोमवार तड़के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। हालांकि दोनों ही देशों ने वक्त रहते इन मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया। सऊदी अरब के सैन्य गठबंधन की माने तो हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से जिजैन प्रांत पर हमला करने की कोशिश की थी, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने राजधानी अबू धाबी को निशाना बनाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हूती विद्रोहियों के इस हमले में किसी की जान नहीं गई, सिर्फ 2 विदेशी नागरिकों को हल्की चोटें आई। कुछ दिन पहले यूएई ने एक अटैक में वहां के 80 के करीब लोग डिटेंशन सेंटर में मार दिए, जिसका बदला लेने के लिए हूती रिबेल्स ने प्रॉमिस किया था और वो आज कोशिश करी है उन्होंने। इनके बीच ये लड़ाई, ये डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे और यूएई कोलिशन जो है वो एंटी यमन एक्टिविटी करता रहेगा। हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए सऊदी गठबंधन ने यमन के अल जौफ में मौजूद उस लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया है, जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल दागने के लिए किया जा रहा था। तो आपको बता दें कि सऊदी गठबंधन के हमलों में अब तक 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की भी खबर है, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। दरअसल सऊदी अरब के नेतृत्व वाला अरब देशों का गठबंधन यमन में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की बहाली की कोशिश कर रहा है, जबकि देश के एक बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा किया हुआ है। हूती रिबेल्स और यूएई के बीच के जो डिफरेंसेस हैं और स्पेशली यमन का जो अपना गृह युद्ध चल रहा है, दोनों ही चीज़ें एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकती हैं जो खाड़ी के देशों के लिए एक डेंजरस ऑप्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके से मिसाइल्स अवेलेबल हैं, मिसाइल्स का इस्तेमाल रिबेल्स कर पा रहे हैं, कभी भी किसी भी समय कोई एक स्ट्राइक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। एक तरफ यमन का गृह युद्ध अरब देशों के लिए आफत बनता जा रहा है, तो दूसरी तरफ क्रीमिया प्रायद्वीप का मुद्दा रूस और यूक्रेन के बीच खाई को गहरा करता जा रहा है। लिहाजा यूरोप और पश्चिम एशिया में युद्ध की आशंका प्रबल हो गई है। एक ऐसा युद्ध जिसका विस्तार पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है।